बढ़ते मंकी पॉक्स के मामलों को देखते हुए अब केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। यूपी सरकार ने कोविड अस्पतालों में 10 बेड मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए रिजर्व रखने के आदेश दिए हैं। बता दें कि देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में कुवैत से लौटे एक शख्स में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे हैं। 75 से ज्यादा देशों में फैले इस वायरस ने डॉक्टर्स के साथ WHO की भी चिंता बढ़ा रखी है। WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। मंकी पॉक्स के मद्देनजर एयरपोर्ट और पोर्ट हेल्थ ऑफिसर्स के अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के क्षेत्रीय निदेशकों को भी सभी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की कड़ी स्वास्थ्य जांच करने के निर्देश दे दिए गए हैं। दक्षिणी राज्यों में मंकी पॉक्स का मामला सामने के आने के बाद यूपी में भी अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। सर, यूपी में क्या तैयारी है, क्योंकि हम देख रहे हैं देश में 2 मामले दक्षिणी राज्यों में निकले हैं। मंकी पॉक्स के लिए हम पूरी तरह से अलर्ट हैं और सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड में रखा गया है और अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि बहुत ज्यादा चिंता की विषय हो, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं हर स्थिति से निपटने के लिए। जैसे कोविड में हमने देखा था कि पहले से तैयारी न होने के चलते कई बार दिक्कतें हुई थी, तो इसमें था, बट हम हर स्थिति से निपटने तैयार हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो दवाओं को लेकर पूरे प्रदेश में चीजें चल रही हैं, कई जगह संकट की स्थिति होती है, आप भी लगातार औचक नहीं? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, सारी दवाइयां हम उपलब्ध कराना है, मेरी जिम्मेदारी है, हम करा रहे हैं। तो ब्रजेश पाठक, उनका कहना है कि मंकी पॉक्स को लेकर यूपी में भी अलर्ट है, हालांकि तैयारी पूरी है और अभी कोई पैनिक जैसे हालात नहीं है। मंकी पॉक्स को लेकर यूपी सरकार की तैयारियों की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष यादव। देखिए, बिल्कुल योगी सरकार बाकी राज्यों पर नजर रखे हुए है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी तक मंकी पॉक्स का कोई मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन तैयारियां पहले से मुकम्मल कर ली गई हैं। जो विदेश यात्रा से लौट रहे हैं, सीएमओ और जो सीएमएस है उनको निर्देश दिए गए हैं कि उन पर नजर बनाए रखी जाए, कोशिश की जाए कि वो घरों में क्वारंटाइन रहें। अगर कोई सिम्टम उनमें पाए जाते हैं तो, और अगर सिम्टम पाए जाते हैं तो क्वारंटाइन के बाद उनके जो आगे के टेस्ट होते हैं वो कराने की बात कही गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का कहना है, जो कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, वो उस महकमे को संभाल रहे हैं, उनका कहना है क्योंकि पैनिक जैसी सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। कोरोना में जो हालात बने थे उससे उस तरह के कोई हालात मंकी पॉक्स को लेकर नहीं है, लेकिन फिर भी यूपी सरकार बेहद अलर्ट है। खासतौर पर जो बॉर्डर एरिया से सटे हुए राज्य हैं वहां पर खास तौर पर सतर्कता बरतने के निर्देश स्वास्थ्य महकमे की ओर से दिए गए हैं। Yeah, its nature looks like it's a viral disease, typically viral. It may be a monkeypox, it may be chicken pox, but we can't tell until and it's proved by lab only. But clinical suspicion, it's look like a chicken pox or monkeypox, both can be there, or some drug reaction also. But anyway, after confirmation, till that we are treating like a isolated monkeypox only and quarantined, and family members also traced, and 5 members, 6 members close contact, we isolated them, and contact tracing also our department started. Wherever he met, whoever he went there, and we are tracing all the persons, and we are just observing closely 24 hours. If any lesions are found, any fever is found. देखिए, फिलहाल देश में मंकी पॉक्स से 4 कंफर्म केसेस हैं और एक सस्पेक्टेड केस तेलंगाना में भी रिपोर्ट करा गया है। खैर, उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके अलावा मंकी पॉक्स के अगेंस्ट, ताकि ये बीमारी देश भर में ना फैले, इसके चलते केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से काफ़ी प्रिपरेशंस कर ली हैं। कल एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी संडे को, जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल, तो DGHS के लोग भी थे और काफ़ी और सीनियर ऑफिशियल्स थे बाकी अलग मंत्रालयों से। और इस मीटिंग में यही निर्णय लिया गया है कि एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई जाएगी और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने हर राज्य सरकार को, यूनियन टेरिटरी को ये बोल दिया है कि अगर उनको एक सिंगल सस्पेक्टेड केस भी मिलता है तो उसको जल्द स्टेट लेवल पे तो इन्फॉर्म करना ही है, लेकिन साथ ही साथ एक नेशनल लेवल पे भी केंद्र सरकार को भी उसके बारे में इन्फॉर्म करना है। इसके अलावा ऑलरेडी जब से मंकी पॉक्स के केसेस दिन भर दिन बाकी देश में बढ़ रहे थे, तो केंद्र सरकार की तरफ से ऑलरेडी गाइडलाइंस आ गई थी एयरपोर्ट्स में कैसे सबको सर्वेलेंस करनी है, और जो लिस्ट ऑफ सस्पेक्टेड जो पेशेंट्स हैं या जो लिस्ट ऑफ वो कंट्रीज है जहाँ पे ये बीमारी फैली हुई है, उधर से जितने भी इनबाउंड ट्रैवलर्स हैं उनकी टेस्टिंग का निर्देश ऑलरेडी है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को ऑलरेडी गाइडलाइन दे दी है
और उनको सख्त आदेश करा है कि अगर एक सिंगल केस या एक सिंगल सस्पेक्टेड केस भी रिपोर्ट होता है तो उसको आगे जाकर रिपोर्ट करना है। लेकिन इसके अलावा अब राज्यों में अलग अलग हॉस्पिटल्स स्पेशली मार्क करे गए हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मंकी पॉक्स के पॉजिटिव पेशेंट्स को ही रखा जाएगा। और इसके अलावा देश भर की 15 लैब्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुकी हैं जो एक बार सस्पेक्ट होने के बाद जो उसको फाइनल पुष्टि जो देती है कि किसी को मंकी पॉक्स हुआ या नहीं। तो ऐसे कुल मिलाकर के देखा जाए तो सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लिया है। लैब्स आइडेंटिफाई हो गई हैं, गाइडलाइंस आगे दे दी गई हैं और कुल मिला के केंद्र सरकार ने हर किसी को ये आदेश दिया है कि इस बीमारी को बिल्कुल भी लूज नहीं लेना है, बिल्कुल भी इसको लाइटली नहीं लेना है। कहीं पे भी अगर सस्पेक्ट होता है कि कोई पेशेंट पॉजिटिव हो सकता है तो उसको जल्द से जल्द आगे इन्फॉर्म करने की केंद्र सरकार ने बात करी है। कितना खतरनाक है मंकी पॉक्स, इसी पर पेश है आज का स्वदेश विशेष। कोरोना गया नहीं और मंकी पॉक्स आ गया है। जी हाँ, ये बीमारी भी दुनिया भर में फैल चुकी है, लेकिन टेंशन की बात ये है कि ये भारत में भी फैल रही है। केरल के बाद अब दिल्ली और तेलंगाना में भी मंकी पॉक्स की एंट्री हो चुकी है और देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 संक्रमित सामने आ चुके हैं, जिसमें से 3 मरीज केरल तो 1 दिल्ली में मिला है। जबकि तेलंगाना में कुवैत से लौटे एक शख्स में मंकी पॉक्स के लक्षण देखे गए हैं। आज जानेंगे इस बीमारी के लक्षण, इलाज और बचने के तरीके क्या हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी इस पर जुड़ गए हैं और जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि क्यों मंकी पॉक्स कोविड-19 जितना संक्रामक है और खतरनाक है या नहीं है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। दुनिया में फैला मंकी पॉक्स, 75 देश आए मंकी पॉक्स के चपेट में। दिल्ली में भी मंकी पॉक्स की दस्तक। केरल, दिल्ली के बाद तेलंगाना में भी संदिग्ध। WHO ने घोषित की हेल्थ इमरजेंसी। क्या देश में बढ़ रहे हैं मंकी पॉक्स के केस? जी हां, देश में अभी कोरोना का अटैक जारी है और इस बीच भारत में मंकी पॉक्स वायरस के 4 मामले आ चुके हैं। और हैरानी की बात यह है कि उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इससे पहले बता दें कि भारत में मंकी पॉक्स का पहला मरीज कोल्लम में 12 जुलाई को मिला था, जो UAE से आया था। दूसरा केस कन्नूर में सामने आया, जो दुबई से आया था। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के करीब 17,000 मामले सामने आ चुके हैं और 75 देशों में इसके मरीज मिले हैं। वहीं WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। WHO की बैठक में इस बीमारी को इमरजेंसी घोषित करने पर आम सहमति नहीं थी, लेकिन एहतियात के तौर पर यह ऐलान किया गया। बहरहाल देश में मंकी पॉक्स के केस आने से दहशत तो है, लेकिन फिर भी ये वायरस कोरोना जैसा खतरनाक नहीं है, लेकिन एहतियात जरूरी है। ET नाउ स्वदेश। चलिए, तो मंकी पॉक्स को लेकर क्या एहतियात बरतनी चाहिए और कितनी खतरनाक है ये बीमारी। हमारे साथ डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, वायरोलॉजिस्ट KGMU जुड़ गई हैं। डॉक्टर सुरुचि, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में, जहां पर हम जानेंगे कि अब देखिए भारत में दस्तक दे चुका है मंकी पॉक्स और कहीं ना कहीं मंकी पॉक्स को लेकर डर भी अब बढ़ता जा रहा है। पहले जब तक भारत में नहीं था तब तक लोग केवल WHO की चेतावनी और सतर्क रहने की बातें ही सुन रहे थे, लेकिन अब क्योंकि 4 केसेस आ चुके हैं, हमें ये बताएं कि क्या ये कोविड-19 जैसी महामारी बनने के लक्षण रखता है मंकी पॉक्स? नहीं, अभी तो ये कहना बहुत ही जल्दी होगा कि ये कोविड जैसा महामारी के रूप में आ सकता है, क्योंकि कोविड जिस तरह से फैल रहा था, जिसको हम कह रहे थे एरोसॉल से, एयरबॉर्न, एयर के थ्रू फैल रहा था, वो एक दूसरे के लंग में इन्फेक्शन हो रहा था, वो जब वो ब्रीथ आउट कर रहा था तो वो इन्फेक्शन दूसरे में चला जा रहा था। तो स्नीज से, कॉफ से, इस तरीके से कोविड फैल रहा था। बट अगर आप मंकी पॉक्स को देखें तो जिस तरीके से वो प्रेजेंट करता है, मंकी पॉक्स के फेजेस होते हैं। पहले प्रोड्रोम, जैसे किसी भी वायरल, ये एक वायरस है, मंकी पॉक्स इज अ वायरस है, DNA ऑर्थोपॉक्स विरिडी फैमिली का है ये। तो ये जो वायरस है, ये फेजेस में आपको जैसे 1 हफ्ते या 10 दिन का इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है। तो पहले 5 दिन इसमें प्रोड्रोम फेज है, जिसमें बुखार होगा, लिम्फ नोड आपकी स्वेलिंग होगी, और जैसे वायरल इलनेस होता है, आर्थरालजिया, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थोड़ा सा लेथार्जी, वीकनेस होगा मरीज को। तो ये जो प्रोड्रोम फेज है, इसमें पेशेंट इन्फेक्टिव नहीं होता है। फिर उसके बाद आपका जो आता है रैश फेज। रैश फेज इज द वन जो जिसमें अगर
आप किसी अगर लीजन्स हैं, लीजन्स मीन्स कि स्मॉल पॉक्स के लीजन्स जैसे होते थे उसी तरीके से मंकी पॉक्स के लीजन हो रहे हैं। जैसे चिकन पॉक्स में हम देखते हैं रैश हो जाता है, चिकित्ते पड़ जाते हैं शरीर में, वो फिर सूख जब कुछ 3-4 दिन के बाद वो सूख जाता है और झड़ जाता है। तो ये जो दौरान है, रैश का दौरान है, उस दौरान ये फैलने की इसमें सक्षमता होती है, वायरस फैलता है इस दौरान। जो भी कोई भी क्लोज कांटेक्ट में अगर आपके फैमिली मेंबर्स हो, कोई हेल्थ केयर वर्कर्स हो जो उस मरीज को देख रेख कर रहा हो, तो उसकी बेडिंग से उसके जो वो यूज कर रहा हो जो सामान, उसके आसपास अगर उसकी ड्रेसिंग कर रहा हो, या कोई उसके जो लोग जो उसके फैमिली वाले हैं उनके टेक केयर में लगे हुए हैं, तो उनको ये क्लोज कांटेक्ट में फैलने की ज्यादा गुंजाइश है एज कम्पेयर टू कोविड जो सांस लेने से भी फैल रहा था और छींकने खांसने से फैल रहा था। तो उस तरीके से इसमें नहीं देखा है। देश की लीडिंग स्टील मेकर कंपनी टाटा स्टील्स ने जून तिमाही में मिले जुले नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 8,907 करोड़ से घटकर 7,714 करोड़ हो गया है, जबकि कंसोर्टियम आय 53,372 करोड़ से बढ़कर के 63,430 करोड़ रहा। वहीं मैनेजमेंट ने तमाम मुश्किलों के बावजूद टाटा स्टील ने अच्छा परफॉर्म किया है। टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन के मुताबिक ब्याज दरें बढ़ने के चलते ये तिमाही काफ़ी चुनौतीपूर्ण रही। कोविड की वजह से सप्लाई चेन में दिक्कतें आई, लेकिन इन चुनौतियों के बाद भी टाटा स्टील का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा। प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी एक्सिस बैंक के नतीजे शानदार है। सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे में लगभग 91% का इजाफा हुआ है। कंपनी का मुनाफा 2,160 करोड़ से बढ़कर 4,125 करोड़ हो गया है। वहीं कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम में 21% का इजाफा हुआ है और ये 7,760 करोड़ से बढ़कर के 9,384 करोड़ रुपए हो गया है। आईटी कंपनी टेक महिंद्रा ने भी अपने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के मुनाफा और एबिट मार्जिन पर दबाव दिखा। नतीजों की पूरी डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। टेक महिंद्रा के नतीजे कहीं कहीं पर तो अनुमान से बेहतर दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं इन लाइन है, लेकिन जो उम्मीद कर रहे थे वैसे ही नंबर्स देखने को मिले हैं। कहीं पर कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं रहा। एक मार्जिन को अगर छोड़ दें तो वो हमारे अनुमान से हल्का कम है, लेकिन ज़्यादा वहाँ पर कंसर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं। 11.3% का हम अनुमान कर रहे थे, उसके सामने 11% के नंबर्स यहाँ पर आए हैं, तो दबाव ज़रूर दिखा है बट इनलाइन एक्सपेक्टेशंस हैं। वहीं डॉलर टर्म्स में अगर आय में बात करें तो 1.5% की ग्रोथ हुई है। हम 1.1% का अनुमान कर रहे थे, तो उसके सामने 1632 मिलियन के आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए हैं। रुपी टर्म्स में बात करेंगे तो 5% की ग्रोथ रही है, 4% का अनुमान हमारा था। इसके अलावा एबिट मार्जिन हमने आपको बता ही दिया। मुनाफे में 25% की गिरावट दर्ज कर रहे थे की उम्मीद कर रहे थे, यहाँ पर 24% की गिरावट देखी गई है। कांस्टेंट करेंसी के टर्म्स में काफ़ी अच्छे आंकड़े आए हैं। यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम 2.6 का अनुमान कर रहे थे, उसके सामने 3.5% की ग्रोथ देखी गई है। इसके अलावा जो नई डील विन आई है उसके आंकड़े भी अनुमान के मुताबिक ही रहे। $802 मिलियन के ये आंकड़े निकल कर आए। $800 मिलियन का हमारा अनुमान था, तो और हर एक का सेगमेंट ऑलमोस्ट इनके अच्छा ही प्रदर्शन देखने को मिला। तो टेक महिंद्रा के नतीजे अगर ओवरऑल बात करेंगे तो अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले। कमजोर नतीजों के बाद आज रिलायंस के शेयरों में लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिली। गिरावट के पीछे क्या कारण रहे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौमित सरकार। अगर 5 बड़े कारण हम देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के फॉल के पीछे, तो सबसे पहला कारण तो यही होगा कि जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 का रिजल्ट्स था वो काफ़ी वीक था एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने, और जो वीकनेस हमें देखने को मिली थी रिजल्ट्स में वो O2C सेगमेंट से देखने को मिली थी, जिसमें सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि रिफाइनिंग एनवायरनमेंट जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था फर्स्ट क्वार्टर में। तो पहला रीज़न तो ये रहा। दूसरा रीज़न ये है कि जो रिटेल सेगमेंट के अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो अपफ्रंट अगर आप देखते हैं तो प्रीटी मच इन लाइन लगता है एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने, बट अगर आप इंटरनल्स देखेंगे तो
तो आपको वो भी वीक मालूम पड़ेगा। अगर आप देखते हैं जो ग्रोथ देखने को मिला है हमें क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, वो एक्सपेंशन की वजह से ही देखने मिला है। अगर आप रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट देखेंगे रिलायंस रिटेल का, तो वो डिक्लाइन हुआ है 4.4% से ऑन अ क्यू ऑन क्यू बेसिस। उसी के साथ कंपनी का जो नेट डेट है वो और बढ़ गया है, करीब 57,000 करोड़ पे आ चुका है। नेट डेट 35,000 करोड़ के आसपास था ये नंबर लास्ट क्वार्टर। आगे चलते ये नेट डेट और भी बढ़ सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है मार्केट की कि कंपनी का जो टेलीकॉम आर्म है रिलायंस जियो, वो अपकमिंग 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में एक बड़े वे में हिस्सा लेने वाला है, तो उसके वजह से डेट और भी बढ़ सकता है आगे चलते। उसी के साथ एक और चीज़ जो इन्वेस्टर्स को काफ़ी टाइम से सता रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेके, वो ये है कि कंपनी काफ़ी डिस्क्लोजर्स नहीं दे रही है। जैसे कि जियो मार्ट को लेके उन्होंने हार्डली कुछ डिस्क्लोजर्स दिया था इस रिजल्ट में। उसी के साथ जियो फोन सेल्स पे भी उन्होंने कोई भी डिस्क्लोजर नहीं दिया है फर्स्ट क्वार्टर FY23 रिजल्ट्स पे। तो ये कम डिस्क्लोजर्स होने के कारण भी इन्वेस्टर्स थोड़े बहुत परेशान हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से। और आखिर में अगर आप देखेंगे तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो अपने पीक से लेके 97% ड्रॉप कर चुका है। अभी करीब $0.9 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि लोएस्ट है जनवरी 2021 से लेके अब तक। इसका मतलब ये होता है कि जो सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स है और आगे का जो आउटलुक है ऑयल टू केमिकल सेगमेंट को लेके, वो भी वीक रहा है। तो वीक आउटलुक, वीक अर्निंग्स, यही दो का मेन रीजंस है जिसकी वजह से हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में ये शार्प फॉल देखने मिल रहा है। आईडीबीआई बैंक में स्ट्रेटेजिक विनिवेश के लिए वित्त मंत्रालय ने आरबीआई से बैंक में एफडीआई सीमा बढ़ाने की मांग की है। ईटी नाउ स्वदेश की सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच मशवरे का काम पूरा हो चुका है। वित्त मंत्रालय को अब उसके जवाब का इंतजार है। मंत्रालय जल्द ही सेबी से LODR यानी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में छूट की भी मांग करने वाला है। इस पर पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारी सहयोगी मेघना मित्तल। जी, हम जानते हैं कि गवर्नमेंट आईडीबीआई बैंक के स्ट्रैटेजिक सेल की तरफ वर्क कर रही है। तो जो अब सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो एफडीआई लिमिट है आईडीबीआई बैंक में उसको इंक्रीज करने की मांग की है। इस पर इंटरनल डिस्कशंस आरबीआई के साथ ऑलरेडी हो चुके हैं। ये हम जानते हैं कि सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें एफडीआई लिमिट 20% पर ही है। तो जब आरबीआई ने बोला है कि वो ये देखकर डिस्कशंस करके फाइनेंस मिनिस्ट्री को जवाब देगी, उसके बाद ही दीपम जो है वो ड्राफ्ट EOIs प्रिपेयर करेगा। अगर इंक्रीज़ होता है एफडीआई लिमिट आईडीबीआई बैंक में तो उसके बाद सीसीए अप्रूवल भी चाहिए होगा। तो अब जो बेसिक दो क्वेश्चंस जो आते हैं इसके बाद कि क्या वो नई लिमिट होगी जो आईडीबीआई बैंक में आरबीआई इंक्रीज़ करने के लिए प्रपोज करेगी, और उसके अलावा क्या ये एफडीआई लिमिट केवल आईडीबीआई बैंक में इंक्रीज़ होगी या सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी आरबीआई सोच सकती है इस लिमिट को इंक्रीज़ करने के लिए। तो इन दोनों पर ये देखना बाकी रहेगा कि क्या आरबीआई रिवर्ट करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री को। इसके अलावा ये हम जानते हैं कि हमने आपको बताया था पहले कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो पीई लिमिट होती है पीई फंड्स इन्वेस्टर्स के लिए, वो 10% पे कैप है, उसको भी आईडीबीआई बैंक में इंक्रीज करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑलरेडी मांग कर चुकी है। तो इन दोनों पर ही आरबीआई का रिवर्ट अवेटेड है। इसके अलावा ये भी सूत्र बता रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जल्द ही सेबी को भी अप्रोच करने वाली है। वो LODR एग्जेम्पशंस की मांग करने वाली है। जो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट को लेकर एक फिक्स नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, उसको रिलैक्सेशन के लिए LODR एग्जेम्पशंस की फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग करने वाली है। ये भी इसके बाद जब आरबीआई का डिसीजन आ जाता है उसके बाद दीपम डिसाइड करेगी क्या वो स्टेक होगा जो वो सेल करती है आईडीबीआई बैंक में, और LIC भी कितना स्टेक अपना सेल करती है। इसके अलावा ये भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि बाद में जब ये सब डिसाइड हो जाता है उसके बाद गवर्नमेंट ओपन ऑफर भी आईडीबीआई बैंक में लेकर आएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हम आपके सामने ला रहे हैं। देखना रहेगा बेसिकली एफडीआई लिमिट कितना आरबीआई इंक्रीज करने के लिए अग्री करती है। ईटी नाउ स्वदेश ने आपको सबसे पहले आईडीबीआई के मैनेजमेंट ट्रांसफर होने की खबर की बात बताई थी सूत्रों के हवाले से, और अब आईडीबीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO राकेश शर्मा ने ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में मैनेजमेंट ट्रांसफर की इस खबर पर मुहर लगा दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने इसके बारे में, चलिए सुनते हैं। ये मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि सरकार ने और LIC ने ये जरूर निश्चित रूप से काफी क्लियर किया है कि जब भी बैंक का जो है हस्तांतरण होगा तो मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो भी ट्रांसफर किया जाएगा। तो अब मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर होता है तो नेचुरली उनके पास में सब बोर्ड अपॉइंट करने की पावर्स और ये सब रहेगा। तो अब वो शेयर परसेंटेज और ये सब जो है
ये क्योंकि जैसा मैं पहले से भी कहता आया हूँ, दीपम जो है इस एरिया को हैंडल कर रहे हैं और वो डिफरेंट जो भी रेगुलेटर्स हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, तो वो बेहतर स्थिति में होंगे इस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए। बट ये निश्चित रूप से क्लियर है कि मैनेजमेंट ट्रांसफर, कंट्रोल ट्रांसफर के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल डिसाइडेड है। सरकार ने डिस्कॉम के लिए रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन पॉलिसी जारी कर दी है। इसके तहत फाइनेंशियल ईयर 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी की खपत बढ़ाकर 43% के करीब ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। पॉलिसी में और क्या खास है, चले जानते हैं अपने सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। देखिए, सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी के कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ पावर और MNRE ने नई रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन से संबंधित एक पॉलिसी जारी की है, जिसमें अगले 8 साल में टोटल एनर्जी कंजम्पशन में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला किया गया है। नई पॉलिसी के हिसाब से डिस्कॉम्स के लिए जरूरी होगा कि उनके टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में रिन्यूएबल एनर्जी की जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर 43.3% हो जानी चाहिए, जो कि इस वक्त 24.6% है। इसका मतलब ये है कि वित्त वर्ष 2030 तक इस टारगेट को हासिल करना है। अगर आप अलग अलग सोर्सेज की बात करें तो जो रिवाइज टारगेट है उसमें जो विंड पावर की हिस्सेदारी होगी वो 7% होगी और हाइड्रो पावर की जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाकर 2.8% किया गया है। साथ ही साथ इस दिशा निर्देश में ये भी कहा गया है कि जो इंपोर्टेड सोर्स से हाइड्रो पावर की खरीद की जाएगी उसको RPO टारगेट में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ हाइड्रो पावर के जो कैपिंग प्राइस की कैपिंग की गई है वो 5 रुपये 50 पैसे पर यूनिट है, और लेकिन ये कहा गया है कि सालाना आधार पर इसमें 5% की बढ़ोतरी होगी। अदर सोर्सेज की अगर बात करें जिसमें सोलर शामिल है, ग्रीन हाइड्रोजन शामिल है, विंड और हाइड्रो तो शामिल है ही है, उनकी हिस्सेदारी 33.5% होगी। जहां तक रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज से कंजम्पशन का सवाल है, उस टारगेट को भी बढ़ाया गया है। उसको 1% से बढ़ाकर 4% किया गया है। मतलब जो स्टोरेज है उससे जो रिन्यूएबल एनर्जी की खपत होगी उसको 2030 तक जो है 4% करना है। इसका सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनियां हैं उनको होने जा रहा है, क्योंकि डिस्कॉम्स के लिए ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोक्यूरमेंट जो है अब आवश्यक बना दिया गया है, तो उन कंपनियों को काफी बेनिफिट होने जा रहा है। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए बोली कल से शुरू होने वाली है। इसमें कौन सी कंपनियां भाग लेंगी और क्या है डिटेल्स बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौमित सरकार। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ऑक्शन 26 जुलाई से शुरू होने वाली है, और अगर हम EMD अमाउंट जो कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है वो अमाउंट देखें तो उससे हमें एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि कितने अमाउंट का स्पेक्ट्रम टेलीकॉम कंपनीज खरीद सकती है। जैसे कि अडानी डेटा ने करीब 100 करोड़ का EMD दिया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। इसका मतलब ये होता है कि करीब वो 875 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीदना चाहती है। सिमिलरली वोडाफोन आइडिया ने 2200 करोड़ का किया है, भारतीय एयरटेल ने 5500 करोड़ का किया है, और रिलायंस जियो ने सबसे बड़ा EMD दिया है 14,000 करोड़ का, जिसका मतलब ये होता है कि वो करीब 1.2 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीद सकती है स्पेक्ट्रम ऑक्शन में। अब इसका क्या मतलब होता है और कौन से स्पेक्ट्रम टेलीकॉम कंपनीज खरीद सकती है, आइए वो देखते हैं। पहले तो अडानी डेटा वो मोस्ट प्रॉब्ली स्पेक्ट्रम अपने कैप्टिव यूज़ के लिए खरीदेंगे, और एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि वो 100 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम खरीद सकते हैं 26 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड में पैन इंडिया बेसिस पे, और ये स्पेक्ट्रम कैप्टिव यूज़ के लिए ही वो यूज़ करेगी मोस्ट प्रॉब्ली। वोडाफोन आइडिया की अगर बात करें तो वहाँ पे 2 चॉइसेस है। या तो कंपनी 50 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम खरीद सकती है 3300 टू 3600 मेगाहर्ट्ज बैंड में, एंड 400 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम खरीद सकती है 26 गीगाहर्ट्ज वाली बैंड में, और ये पैन इंडिया बेसिस पे हो सकता है। दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास ये भी है कि वो थोड़ा ज़्यादा स्पेक्ट्रम खरीद ले बट लिमिटेड सर्कल्स में, जैसे कि 60 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इन 3300 टू 3600 मेगाहर्ट्ज बैंड, और 500 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम 26 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड में, बट ये सिर्फ 17 की सर्कल्स में कंपनी खरीद सकती है। भारतीय एयरटेल की अगर हम बात करें तो उनका जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है उससे तो क्लियर मालूम पड़ता है कि वो 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के इंडिकेशन से स्पेक्ट्रम ऑक्शन में हिस्सा ले रही है, और एनालिस्ट का मानना है कि वो ज़्यादातर 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड खरीदेगी 3300 टू 3600 मेगाहर्ट्ज बैंड में, और 500 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम खरीदेगी 26 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड में पैन इंडिया बेसिस पे। इसके अलावा भी कंपनी थोड़ा बहुत स्पेक्ट्रम खरीद सकती है 900 मेगाहर्ट्ज बैंड और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में, बट ये सिलेक्टिव सर्कल्स में ही कंपनी की परचेज हो सकती है। अब रिलायंस जियो की अगर हम बात करें तो पास्ट में भी हमने देखा है कि रिलायंस जियो का जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, और जो एक्चुअल स्पेक्ट्रम परचेज रहता है वो
काफ़ी कम रहता है। तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टाइम पे भी शायद ऐसा ही कर सकती है कंपनी, और वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका जो स्पेक्ट्रम बाय रहेगा वो सिमिलर रहेगा भारतीय एयरटेल के तरह ही, बट वो सिर्फ थोड़ा बहुत और लिमिटेड स्पेक्ट्रम खरीद सकती है 800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में और 1800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में, बट वो लिमिटेड सर्कल्स में ही ये स्पेक्ट्रम बाय रहेगा। बट अगर रिलायंस जो चूज़ करती है कि वो ज़्यादा स्पेक्ट्रम खरीदेगी और ऑल इन जाएगी इस स्पेक्ट्रम ऑक्शन में, तो एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि वो मैक्सिमम अलाउड स्पेक्ट्रम जो है 3300 मेगाहर्ट्ज़ में और 26 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम बैंड में, तो वो पूरा उतना स्पेक्ट्रम वो खरीद सकती है। और इसके साथ ही कंपनी 700 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम बैंड जो कि सबसे एक्सपेंसिव स्पेक्ट्रम है इस स्पेक्ट्रम ऑक्शन में, उसमें भी 5 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम एवरी सर्कल में खरीदने की एक्सपेक्टेशंस है एनालिस्ट की। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में नॉन टेलीकॉम प्लेयर्स के आने से मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। इस बात की पूरी डिटेल दे रहे हैं हमारे सहयोगी दानिश आनंद। देखिए, देश में 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन होने जा रहे हैं और इसमें 24 घंटे से भी कम का समय बचा है, और पहली बारी हमने देखा है कि एक नॉन टेलीकॉम प्लेयर ने भी अपना इंटेंट दिखाया है स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए। लेकिन कल जो ऑक्शन होने जा रहे हैं, यानी कि 26 जुलाई से 11 बजे सुबह इन ऑक्शन की शुरुआत हो जाएगी, और इन ऑक्शंस में सारी प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स जैसे कि भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो बिडिंग करेंगे, और हर कंपनी चाहेगी कि वो उस प्राइम स्पेक्ट्रम को बिड करें ताकि वो देश भर में 5G सर्विसेज को दे पाएं। लेकिन इस बारी अदानी डेटा नेटवर्क्स ने भी अपना इंटेंट शो करा है 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए, और अदानी जो भी स्पेक्ट्रम खरीदना चाहेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने कैप्टिव यूज के लिए लेगा। लेकिन इसके अलावा जो कुछ ऐसी अलग टेक कंपनीज हैं वो लोग भी अपना एक तरह से कल इंटरेस्ट दिखा सकती हैं, वो भी 5G स्पेक्ट्रम को बिड कर सकती हैं अपने कैप्टिव यूज के लिए। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए, जो कल जो 5G ऑक्शन होने जा रहे हैं उसमें कुल मिला के 72 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम अंडर द हैमर रखा जाएगा, और इसकी जो कुल वैल्यू जो है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर है। लेकिन सरकार का यह मानना है कि आने वाले 5G ऑक्शंस में सरकार को लगभग 80 से 90 हजार करोड़ के बीच में अब इनको पैसा सरकार को मिल सकता है। अब बात अब यही है कि इस बारी के जो ऑक्शंस होने जा रहे हैं उसमें पहली बार हमको देखने को मिला है कि नॉन टेलीकॉम प्लेयर ने भी अपना इंटेंट शो करा है। तो अब इंतजार इसी बात का है कि कब इन 5G ऑक्शंस की कल शुरुआत होगी, और एक बार जब पहले दिन की बिडिंग होगी उसके बाद हमको जाके आइडिया लगेगा कि किस किस टेलीकॉम प्लेयर ने कितना कितना स्पेक्ट्रम को किस किस सिटी में लेने के लिए बिड करा है। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो के GST स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर हुई बैठक बेनतीजा रही। सूत्रों के हवाले से मिली ये खबर, ये जानकारी निकल कर आई है कि GOM की बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग के मसले पर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ था उसकी एक अहम बैठक 23 और 24 जुलाई को हुई, लेकिन सोर्स हमें बता रहे हैं कि कोई फैसला नहीं हो सका। GOM जो है किसी फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकी। सोर्स हमें बता रहे हैं कि 28% GST के मसले पर, यानी कि इन तीनों ही सर्विसेज पे 28% GST के मसले पर कोई ऐतराज नहीं है, इस पर बल्कि आम सहमति है। इस बात पर भी आम सहमति है कि जो GST का नया वैल्यूएशन स्ट्रक्चर होगा, खासकर ऑनलाइन गेमिंग के लिए और हॉर्स रेसिंग के लिए, उस पर भी आम सहमति है, कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज जो है वो सिर्फ कैसीनो से संबंधित है, जो कि कैसीनो पर किस तरीके से GST चार्ज किया जाएगा, वैल्यूएशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, इस मसले पर ऐतराज है और सहमति नहीं बन पा रही है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली GST काउंसिल की बैठक में गोवा ने कैसीनो पर वैल्यूएशन स्ट्रक्चर के मसले पर ऐतराज जताया था, और जो GOM की सिफारिशें थी उसको मानने से इनकार कर दिया था, और कहा था कि GST काउंसिल को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि गोवा के लिए कैसीनो ही रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स है। लिहाजा जो स्ट्रक्चर है उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। गोवा के रिक्वेस्ट पे GST काउंसिल ने उस रिपोर्ट को GOM को फिर से वापस भेजा और कहा कि इस पर फिर से बैठक करके एक नया स्ट्रक्चर जो है वो सुझाया जाए। अभी तक 2 बैठकें हुई उसके बाद से GOM की, लेकिन कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। कल जो बैठक हुई उस बैठक में भी स्टेक होल्डर्स के साथ राय ली गई। सोर्स हमें बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में जल्द ही एक और बैठक GOM करेगी और स्टेक होल्डर्स ने जो अपने राय दिए हैं उस पर चर्चा करेगी और फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करेगी, क्योंकि 10 अगस्त से पहले GOM को GST काउंसिल को फाइनल रिपोर्ट सौंपनी है, और उसके बाद अगस्त महीने में इसी मसले पर एक अलग से GST काउंसिल की बैठक होने जा रही है।
महाराष्ट्र के पुणे में एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इस हादसे में 22 साल की महिला पायलट जख्मी हो गई। यह हादसा सुबह 11:30 बजे हुआ। बता दें कि कार्वर एविएशन कंपनी का ट्रेनी एयरक्राफ्ट एक 2-सीटर प्लेन था। हादसे में एयरक्राफ्ट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस हादसे में पायलट को हल्की चोटें आई हैं और कंपनी की तरफ से मामले में जांच शुरू कर दी गई है। घायल पायलट को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। बाजार में पिछले 6 कारोबारी दिनों से जो तेजी चल रही थी, उस तेजी पर आज हफ्ते के पहले दिन ब्रेक लग गया। निफ्टी 88 अंकों की गिरावट के साथ 16,631 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में भी 306 अंकों की गिरावट देखी गई और ये 55,766 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में भी करीब 13 अंकों की गिरावट दिखी। बाजार में दिन भर कैसी रही हलचल, पूरा एनालिसिस दे रही हमारी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो 6 दिन हमने मजबूती देखी थी बाजार की, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक बनता और वही ब्रेक आज बाजार ने लिया। ऑफकोर्स हमने 100 पॉइंट्स की कमजोरी जरूर आज देखी। दिन भर बाजार एक रेंज में कामकाज करते रहे, बिकवाली का दबाव भी देखा, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा बाजार में जो बिकवाली थी वो रिकवरी में तब्दील होती हुई नजर आई और कुछ लेवल्स जो इंपॉर्टेंट थे उसे बाजार ने जरूर इंटैक्ट रखा, जैसे कि 16,600 के लेवल्स के पार निफ्टी में हमने क्लोजिंग देखी, 36,700 के पार बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग जो थी वो देखने को मिली। तो ऑफकोर्स एक छोटा सा ब्रीदर था जो कि बाजार ने अटेम्प्ट किया, लेकिन उसके अलावा ऑफकोर्स वॉलेटिलिटी देखना लाजमी है क्योंकि मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी है। ऐसे में नवीन फ्लोरिन के स्टॉक को देखना चाहिए क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स के बाद उसमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिला। 30 मार्च 2021 के बाद सबसे अच्छे लेवल्स पर आज नवीन फ्लोरिन का स्टॉक ट्रेड करता हुआ 11% की तेजी के साथ स्टॉक में क्लोजिंग हमने देखी। जोमैटो ऑफकोर्स लॉक इन पीरियड खत्म होने की खबर आते हुए देखी और साथ ही डोमिनोज अपने प्लेटफॉर्म पर जोमैटो के जो सेलिंग है उसे कम करने की जो खबरें बता रहे थे उसका एक इम्पैक्ट था जो कि स्टॉक में नजर आया। 11-12% की कमजोरी के साथ स्टॉक में हमने ट्रेड इनफैक्ट 50 के नीचे स्टॉक जाता हुआ देखने को मिला। रिलायंस में सारे के सारे गेन्स लूज होते हुए नजर आए। ऑफकोर्स नतीजे ओवर दी वीकेंड हमने देखा, फ्राइडे सेशन में आते हुए देखे वीकर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स थे जिसका एक इम्पैक्ट था जो कि यहाँ पर पड़ता हुआ दिखा। HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, टाटा स्टील, SBI, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स ने आज दिन भर बाजार को संभालने का काम किया। वहीं रिलायंस, कोटक बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, HUL जैसे स्टॉक्स थे जो कि आज कमजोरी दिखा रहे थे। मिड कैप में टॉप परफॉर्मिंग बेट्स की अगर बात करें, नवीन फ्लोरिन के बाद इंडियन होटल्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स, दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक्स शामिल रहे। वहीं सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर समझेंगे तो सेक्टर्स में मेटल स्पेस था और साथ ही IT जो कि परफॉर्म कर रहे थे। इसके अलावा तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में वॉलेटिलिटी और कमजोरी नजर आई, लेकिन ऑल इन ऑल बाजार का सेटअप जो है अगर देखें एक रेंज में कामकाज किया। बाजार ने लाल निशान के साथ क्लोजिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन एक और अटेम्प्ट बाजार को देना चाहिए क्योंकि ऑफकोर्स एक लंबी तेजी के सेशन के बाद, इनफैक्ट लंबे हफ्ते के सेशन के बाद, लंबा तेजी के हफ्ते के सेशन के बाद बाजार में आज एक कमजोरी का सेशन देखने को मिला। हेलियोस कैपिटल के फाउंडर और दिग्गज फंड मैनेजर समीर अरोड़ा ने इरिना स्वदेश से खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने बैंकिंग और कंज्यूमर सेक्टर पर बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया। अरोड़ा ने कहा कि बैंकिंग और कंज्यूमर सेक्टर में निवेश के बेहतरीन मौके हैं और बहुत जल्द बाजार में FIIs की जोरदार वापसी शुरू होगी। रिजल्ट्स आर नॉट बैड, मतलब इन तीनों की बात नहीं कर रहा, मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ। और हम एक्चुअली लास्ट 2-3 महीने में रिलेटिवली बुलिश हो गए हैं। तो पहले करीब 5-6 महीने पहले तक जैसे हमारे लॉन्ग ओनली फंड्स में करीब 20% कैश था और हमारे लॉन्ग शॉर्ट फंड का भी नेट करीब 40s में था। अब वो सब फुली इन्वेस्टेड हो गए लॉन्ग ओनली वाले, एंड हमारा लॉन्ग शॉर्ट फंड भी 60s के ऊपर चला गया इन टर्म्स ऑफ नेट एक्सपोजर, एंड 60 हमारा लॉन्गर टर्म एवरेज है लास्ट 17 सालों का। तो उस हिसाब से वी हैव टू से कि अब हम पॉजिटिव व्यू से देख रहे हैं मार्केट को। हम हर दिन आपके लिए कमोडिटी मार्केट की बारीक बातों को आसान भाषा में लेकर आते हैं और इसे लेकर मौजूद हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। विश्व मोहन, बताएं कि आज कमोडिटी की ABCD में हम क्या सीखने वाले हैं।
कॉपर में कैसे आपको ट्रेड करना है ये आज हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आप बेस मेटल्स के पूरे मार्केट को समझ लीजिए। एक्सचेंज पर जो भी प्रोडक्ट मौजूद है मेटल के, कॉपर के, वो समझिए। MCX पर ये मौजूद है। उसके बाद समझने के बाद आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट अपना शुरू करवा ले। आपके पास फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों ही विकल्प यहाँ पर मौजूद है। जो कॉपर का ऑप्शंस है वो फ्यूचर्स पर ही आधारित है, यानी जब भी फ्यूचर्स की जो एक्सपायरी आएगी उससे 2 दिन पहले ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स मार्केट में फ्यूचर्स के भाव में डिसॉल्व हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, इसकी बारीकियां क्या है। अगर वायदा में आपको ट्रेड करना है तो कुछ आम बातें जरूर जाननी है। जैसे महीने के पहले दिन इसका कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होता है, पहले दिन से शुरुआत होती है और जो इसकी एक्सपायरी होती है महीने के आखिरी दिन होती है। हालांकि अगर उस दिन अगर हॉलीडे हो तो एक दिन पहले भी इसकी एक्सपायरी हो सकती है। दूसरा, सुबह 9 से रात के 11:30 तक इसकी ट्रेडिंग का जो समय है वो फ्यूचर ऑप्शन दोनों मार्केट में। अब लॉट साइज की बात आती है क्योंकि ये बहुत ही अहम हिस्सा है। 2500 किलोग्राम का लॉट है, यानी 2500 का लॉट है, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होगा, मान लीजिए अभी 630 के आसपास है और 2500 लॉट साइज है, तो ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज है। तो मार्जिन इसी हिसाब से कैलकुलेट होगा क्योंकि 10 से 12% के आसपास का मार्जिन होता है। अधिकतम कितना आप लॉट ले सकते हैं, तो 70 मीट्रिक टन का अधिकतम ऑर्डर साइज आप ले सकते हैं। और जो टिक साइज का मतलब हुआ कि भाव में कितना बदलाव होगा, तो एक बार भाव में सिर्फ 5 पैसा ऊपर नीचे होगा, तो ये एक टिक साइज हो गया। और डिलीवरी यहाँ पर कंपलसरी तौर पर लेना है पूरे ही बेस मेटल और पूरे ही मेटल के मार्केट में। और जो डिलीवरी सेंटर है वो ठाणे, चेन्नई, कोलकाता और NCR है जहां से डिलीवरी होगी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कॉस्ट क्या आएगा, क्योंकि वादा में कॉस्ट एक अहम हिस्सा होता है। अगर फ्यूचर्स की अगर हम बात करें, पहले ऑप्शंस के बारे में भी एक लाइन और समझ लीजिए कि ऑप्शंस जो MCX पर अवेलेबल है कॉपर का, वो फ्यूचर्स मार्केट पर आधारित है और 2 दिन पहले उसमें ये डिजॉल्व हो जाएगा। अगर 5 रुपए के अंतर पर इसके स्ट्राइक प्राइस है, यानी जितने भी प्राइस स्ट्राइक प्राइस होंगे ऑप्शंस के वो 5-5 रुपए के अंतर पे होंगे। अगर आप कॉल खरीदते हैं, कॉल या पुट खरीदते हैं तो सिर्फ प्रीमियम देना पड़ेगा। कॉल या फिर पुट राइटर है तो आपको मार्जिन भरकर यहां पर ट्रेड करना पड़ेगा। अब वायदा बाजार में आपको क्या कॉस्ट ओवरऑल आएगा ये समझ लीजिए। तो अगर कॉस्ट की अगर बात करें तो फ्यूचर्स मार्केट पे मौजूदा प्राइस के आसपास, मान लीजिए अगर कॉपर का प्राइस अगर 630 के आसपास है तो आपको शुरुआती मार्जिन 12 से 15% देना होगा। अगर रुपी टर्म में बात करें तो 2.25 लाख रुपए के आसपास आपको यहां पर शुरुआती मार्जिन देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शंस बायर हैं तो आपके लिए चिंता नहीं है, सिर्फ प्रीमियम भरकर आप ये कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। लेकिन वही ऑप्शन सेलर है तो फिर मार्जिन फ्यूचर्स की तरह आपको देना पड़ेगा। और अब इसकी अहमियत समझिए। पूरे ही बेस मेटल मार्केट में ग्लोबल इंडिकेटर के तौर पर हम इसे मानते हैं कॉपर में। तो कॉपर की अहमियत बहुत ही ज्यादा है, इसलिए कॉपर में ट्रेड सबसे ज्यादा होता है। और इसका फायदा यह है, अगर आप हेजिंग करना चाहते हैं तो हेजर्स के लिए काफी अच्छा विकल्प है यहां पर, और रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से भी काफी बेहतर है। इसलिए फ्यूचर्स में ट्रेडिंग की बजाय हेजर्स के लिए यह ज्यादा बेहतर माना जाता है। देश के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को 15वां राष्ट्रपति मिल गया। द्रौपदी मुर्मू न सिर्फ देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, बल्कि वो भारतीय इतिहास की सबसे युवा राष्ट्रपति भी हैं। उनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। CJI NV रमना ने द्रौपदी मुर्मू को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में PM के साथ केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, कई मुख्यमंत्री, न्यायाधीश और ब्यूरोक्रेट्स शामिल हुए। ओडिशा के राष्ट्रपति मुर्मू के गृह जिले मयूरभंज से 64 गेस्ट ने भी इसमें शिरकत की। शपथ से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजघाट पहुंची और उन्होंने बापू को नमन किया। इसके बाद बाकी कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि उनका देश का राष्ट्रपति बनना लोकतंत्र की महानता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सबका प्रयास, सबका कर्तव्य से ही देश आगे बढ़ेगा। वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन
इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। जो अपेक्षाएं की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृत काल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरियों पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हमारी सभी बहनें व बेटियां अधिक से अधिक सशक्त हो तथा वे देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाती रहें। मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सहयोग रहेगा। दिल्ली सरकार की एक्साइज नीति को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टकराव बढ़ता जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आज एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे और केजरीवाल सरकार का विरोध किया। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की, साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग भी की। आज का जो ये प्रोटेस्ट है, जो ये ह्यूज प्रोटेस्ट है, इसकी क्या डिमांड है? सीधी सीधी बात है, दिल्ली में 174.36 करोड़ की दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे की, आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे की रेवड़ियां अपने दोस्तों को बांटी गई हैं, सिसोदिया साहब द्वारा बांटी गई हैं। हम कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा दो ताकि एक निष्पक्ष जांच हो सके। और ये जांच हमने ऑर्डर नहीं की, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने रेड फ्लैग किया, कहा कि ऐसी जानकारी आई है और दिल्ली के एलजी ने उस पर सीबीआई जांच करने की बात की है, क्योंकि 144.36 करोड़ रुपया आपने कोरोना के नाम पर बांट दिया और बिना कैबिनेट के रूल के, और 30 करोड़ रुपया उसको माफ कर दिया जिसका L1 था, और अर्नेस्ट मनी L1 की कभी वापस होती नहीं। इन्होंने उसका जिसका सबसे पहला ठेका था, मतलब L1 मतलब जिसका सबसे पहला ठेका था, इन्होंने वापस दिया। वो किसका पैसा है? वो मेरा और आपका पैसा है। वो पैसा लौटा नहीं सकते, वो पैसा रेवड़ी की तरह बांट नहीं सकते। इसका सुनिश्चित मतलब है कि कहीं न कहीं गड़बड़ घोटाला है। इसलिए हम कह रहे हैं कि शराब का शराब, पानी का पानी होने दो और निष्पक्ष जांच होने दो। सर, ये केजरीवाल गवर्नमेंट कह रही है कि ये बीजेपी का एक टैक्टिक है, कभी सत्येंद्र जैन को टारगेट करते हैं तो कभी सिसोदिया जी को टारगेट करते हैं, क्योंकि बीजेपी जेलस है आम आदमी पार्टी की सक्सेस। सिसोदिया जी के खिलाफ तो जांच अभी शुरू होनी है, सीबीआई ने जांच शुरू की है, और सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में है। ये हर कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ा चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज ईडी ने ऑलरेडी जब्त कर रखी हैं। तो अगर कुछ हो तो कोर्ट इनको कुछ राहत दे दे। सच ये है कि घोटाले करते हैं और फिर कुछ न कुछ झूठा एक प्रपंच रचकर लोगों के सामने परोसने की कोशिश करते हैं। 174.36 करोड़ रुपया दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा इन्होंने अपने दोस्तों में रेवड़ी तरह बांटा है, उसका जवाब दिल्ली उनसे मांग रही है। सर, ये जो बीजेपी, इन्होंने पहले भी प्रोटेस्ट किया सैटरडे को भी और आज भी किया, तो ये प्रोटेस्ट करेंगे, हम रोज प्रोटेस्ट करेंगे जब तक सिसोदिया जी इस्तीफा नहीं देंगे और निष्पक्ष जांच होने नहीं देंगे। रूस और यूक्रेन के बीच क्या दूरियां घट रही हैं, इसी पर पेश है आज का स्वदेश विशेष।
155 दिन से जारी रूस यूक्रेन की जंग के बीच एक डील हुई है और वो दुनिया में बढ़ती महंगाई और भुखमरी को देखते हुए हुई है। युद्ध के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है जब दोनों ही देश एक समझौता करने पर राजी हुए हैं। ये पहल कितनी मायने रखती है? भविष्य में क्या रूस और यूक्रेन के बीच इसी तरह दूरियां घटेंगी या फिर ये डील फिलहाल के लिए है या किसी चाल का हिस्सा है? भारत समेत दुनिया पर कैसा असर पड़ेगा? खासकर क्या अब महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा? तमाम मुद्दों को लेकर करेंगे अपने एक्सपर्ट से चर्चा, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। करीब 5 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच की जंग जारी है, जिसके चलते पूरी दुनिया पर असर पड़ा है। खासकर महंगाई को लेकर क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं। वहीं इस युद्ध के कारण दुनिया में गेहूं की सप्लाई एक तरह से थम गई, जिसके चलते रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच काला सागर बंदरगाह से अनाज निर्यात को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन मौजूद रहे। लगता है इस महाडील से दुनिया में खाद्य संकट कम होगा, क्योंकि यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े खाद्य निर्यातकों में से एक है। बता दें कि काला सागर में रूस के सैन्य जहाजों ने नाकाबंदी की हुई है, जिसके चलते यूक्रेन का गेहूं निर्यात थम गया है। वहीं अनाज की आड़ में हथियारों की सप्लाई न हो, इसके लिए तुर्की, यूक्रेन और यूएन के कर्मचारियों का ग्रुप इन जहाज़ों की जांच भी करेगा। इस समझौते से भारत को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। युद्ध के बाद से भारत में आटा औसतन 8% महंगा हुआ है, जिसके कारण बिस्किट और नूडल्स के दाम बढ़े हैं। अब इस डील से भारत में आटा और उससे बनी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। जहां एक तरफ से महाडील से उम्मीदें हैं कि अब दुनिया में महंगाई पर ब्रेक लगेगा और भूखमरी की नौबत खत्म होगी, वहीं डील के एक दिन बाद ही रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के उसी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दागी है जहां से अनाज भेजा जाना था। ऐसे में फिर से डील पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये डील अपने मुकाम पर पहुंच पाएगी या फिर दोनों की जंग का खामियाजा दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो ये डील आखिर जो हुई है वो कितनी कारगर साबित होगी? इस डील के मायने क्या है और क्या वाकई ये डील एक परमानेंट सोल्यूशन है? इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ एग्री इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना जुड़ गए हैं, रोबिंदर सचदेव, फॉरेन एक्सपर्ट एडिशनल ऑन रशिया यूक्रेन डील। आप दोनों का स्वागत है। और रोबिंदर जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि हमें इस डील का नेचर समझना है। ये बताएं, कितनी कारगर होगी ये डील? किस तरह की डील है? जिस तरह से इस डील को देखा जा रहा है, जो कि मीडिया में रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि अब महंगाई कम हो जाएगी, जिस तरह का तनाव हम देख रहे हैं, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो गई है इस युद्ध के वजह से, क्या वो सब अब खत्म हो जाएगा? क्या हल निकल गया है? क्या ये सब रुक जाएगा? कैसे देखते हैं, कैसे समझाएंगे आप इस डील को? पहली बात, जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इस डील से सारी ये प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। ये डील जो है फिलहाल के लिए भी है, केवल 4 महीने के लिए, और इसमें अंदाजा ये था कि 5 मिलियन टन पर मंथ इंटू 4, जो 20 मिलियन टन यूक्रेन के पास इस समय पड़ा है तैयार एक्सपोर्ट्स को, कि वो एक्सपोर्ट हो पाएगा। तीसरी बात, ये जो डील है ये डायरेक्ट रशिया यूक्रेन के बीच में नहीं है, ये 2 अलग अलग डील्स साइन हुई है, मिरर डील। एक डील साइन हुई है रशिया, टर्की और यूनाइटेड नेशंस के बीच। सेम डील साइन हुई है यूक्रेन, टर्की और यूनाइटेड नेशंस के बीच। उस डील में ये है, मोटा मोटा मानिए कि जो शिप्स आएंगी ब्लैक सी के अंदर, उनको पहले इंस्पेक्ट किया जाएगा कि वो कोई वेपन्स तो नहीं ला रही यूक्रेन के लिए, और उनको फिर गाइड किया जाएगा। ब्लैक सी में माइंस पड़ी हैं काफी, उसके जरिए 3 पोर्ट्स डेजिग्नेट किए गए थे, ओडेसा और 2 और वहां पर उनको फिर गेहूं से लादा जाएगा और निकाला जाएगा। राइट, दैट्स द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। और इस दौरान इन 3 पोर्ट्स के ऊपर रशिया कोई अटैक नहीं करेगा, जो रशिया ने कहा है। अब रशिया ने कल ओडेसा पे मिसाइल अटैक मारा है, पर रशिया तो ये कह रहा है कि अभी तो कोई शिप आने का चांस नहीं था, जब शिप आएगी तब मैं नहीं अटैक करूंगा। एक और चीज है, देखिए कल जब डील साइन हुई थी तो उस दिन मेरे ख्याल से करीब 2% वीट की ग्लोबल प्राइसेस में गिरावट आई थी। परंतु बात यह है कि अभी तो ये 4 महीने चल जाए जो स्टॉक ऑलरेडी है। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे तो इस डील का जो मतलब है वो ये है कि यूक्रेन की जो एनुअल प्रोडक्शन नॉर्मली होती है, इस वॉर के जरिए वो एनुअल प्रोडक्शन उतनी थोड़ी होगी।
ओके, तो अगर अभी तो ये 20 मिलियन टन का स्टॉक अगर निकल जाता है, राइट, तो जो नया हार्वेस्ट आना है वो ऑलरेडी आई थिंक रिपोर्ट्स आर इट्स अबाउट 50%, 50% कम है, क्योंकि ऑलरेडी वॉर चल रही है, तो कहाँ कितनी गेहूं उगा रहे होंगे वो लोग। ओके, एक डायमेंशन और है इस पूरी डील का, वो ये है कि इसके जरिए जो है इट्स नॉट ओनली व्हीट, सनफ्लावर ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स, तो इसके जरिए रशिया के भी व्हीट और सनफ्लावर ऑयल और फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट होने परमिटेड होंगे। अब वो थोड़ा ग्रे एरिया है, परंतु ये 3-4 चीजें मिलके तो बेसिक बात है कि अभी के लिए फिलहाल कुछ गेहूं की कीमतों में गिरावट आ सकती है, आएगी डेफिनेटली, यस, कुछ सप्लाई बढ़ गई तो, परंतु मीडियम टर्म में इस डील का कुछ कह नहीं सकते कि क्या आगे इम्पैक्ट होगा ऑन द ग्लोबल प्राइसेस। विजय जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, भारत के संदर्भ में हमें इस डील को कैसे समझना चाहिए? देखिए, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंडिया इस समय किसी भी तरह का व्हीट इंपोर्ट नहीं कर रहा है। जहां तक बात है, अगर यूक्रेन का व्हीट इंटरनेशनल मार्केट में जाता है तो जो हमारे पास अभी कॉन्ट्रैक्ट हैं या जो हमारे एक्सपोर्टर्स G2G बेसिस पे एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसमें की डिमांड में कमी आएगी। लेकिन जहां तक भारत की बात है, हमारे यहाँ पे किसी तरह का भी इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए डोमेस्टिक मार्केट पे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर पोर्ट खुलता है व्हीट के लिए, तो कल को फर्टिलाइजर है, बाकी जो क्रूड है, क्योंकि रशिया भी तो यही कहेगा कि अगर आप यूक्रेन को अलाउ कर रहे हैं एक्सपोर्ट करना, तो मेरे जो कंसाइनमेंट्स हैं मुझे भी एक्सपोर्ट करने दिया जाए, क्योंकि रशिया के पेरिशेबल मटेरियल है। तो जिन कंट्रीज को नहीं खरीदना है वो ना खरीदें, उनको एम्बार्गो लगाना है, लेकिन जो कंट्री रशिया से डील करना चाहते हैं उनको खरीदने का मौका देना चाहिए। तो मुझे लगता है ये एक शुरुआत है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये पूरा जो डिस्प्यूट है, कन्फ्लिक्ट है, ये धीरे धीरे एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगा। हालांकि पॉलिटिकल पोस्चरिंग हार्ड रहेगी, क्योंकि डैमेज काफी हुआ है और बहुत मुश्किल होगा यूरोप को, यूक्रेन को और अमेरिका को रशिया के ओपन आर्म्स में एक्सेप्ट करना। लेकिन कमर्शियल ट्रेड को परमिशन देना पड़ेगा, नहीं तो रशिया फिर अपनी तरफ से अगर कार्रवाई करेगा तो यूक्रेन के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। रोबिंदर जी, अगर इसको मैं थोड़ा सा जितने भी सैंक्शंस रशिया पर लागू किए गए हैं उस संदर्भ में देखना चाहूँ, क्योंकि इस डील को अगर हम एक शुरुआती कदम के तौर पर देखना चाहें और समझना चाहें कि आपको लगता है आने वाले वक्त में जो तमाम सैंक्शंस लगाए गए हैं, क्योंकि देखिए दुनिया की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, यहाँ पर सब कुछ एक तरह से रुका हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो मंदी की कगार पर आ चुकी हैं। तमाम सेंट्रल बैंक्स कोशिशें कर रही हैं कि ब्याज दरें बढ़ाकर उसको काबू में लाया जाए, लेकिन वो एक अकेली दुविधा नहीं है, एक अकेली समस्या नहीं है, और भी तमाम पैमानों पर तमाम अर्थव्यवस्थाएं परेशान है। क्या ये कदम उस ओर एक कदम जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब हम थोड़ा और सैंक्शंस पर ढिलाई आता हुआ देखेंगे, थोड़ा सा रशिया को और बाकी तमाम देश और इन्वॉल्व करेंगे इसी फैक्टर की वजह से, क्योंकि मंदी और महंगाई एक बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है? यस, अव्वल तो देखिए बिग पिक्चर में क्या हो रहा है, एटलीस्ट अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज, जो रिच कंट्रीज हैं यूरोपियन, उन्होंने डिसाइड कर लिया है रशिया से टोटल बॉयकॉट करना है। तो अब बात ये भी है कि इन देशों के अंदर अपनी जब महंगाइयां बढ़ेंगी और पॉलिटिकल क्राइसिस आएगा, कोई सरकार गिरी इत्यादि, तो ये लोग कुछ रिकंसिडर थोड़ा सा करेंगे शायद, बट अदरवाइज ये जो रिच वेस्टर्न नेशंस हैं, ये लोग सैंक्शन से पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे सिलेक्टिव करते रहेंगे। अभी जैसे आ रहा था बोइंग या एयरबस कह रहा था कि टाइटेनियम जो रशिया से होता है उसको उस पे सैंक्शंस मत लगाओ, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट के लिए चाहिए उन्हें। और वहां अमेरिका ने भी चाहे डायमंड्स पे बैन लगाया हुआ है सैंक्शंस, पता है, बट वो लग्जरी डायमंड्स पे है, इंडस्ट्रियल डायमंड्स पे सैंक्शंस नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डायमंड्स का एप्लीकेशन दूसरा अमेरिका को चाहिए। तो इस तरह के कुछ एक्सेप्शंस वगैरह रहेंगे, बट ओवरऑल ट्रेंड रशिया को दुनिया से अलग थलग कर दिया जाएगा एज फार एज द वेस्टर्न नेशंस आर कंसर्न। बट यस, अफ्रीकन नेशंस हुए, भारत हुए, चीन हुए, बड़े सारे देश हैं जो रशिया के साथ ट्रेड करेंगे या उन सैंक्शंस में बिलीव नहीं करेंगे, बट ओवरऑल ट्रेंड रशिया को आइसोलेट करना होगा। और इसके चलते यस, दुनिया में महंगाइयां और बढ़ेंगी। ये जो डील है, ये डील इसलिए जरा ज्यादा नोटिस में आ गई और बनने की तरफ गई, क्योंकि ये एलिमेंट आ गया था
कि फूड एज अ वेपन बीइंग यूज्ड बाय रशिया, राइट? कि भाई दुनिया भर में मतलब खाने की किल्लत हो रही है, हंगर बढ़ रही है, 50 मिलियन लोग फर्दर हंगरी हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एंड ऑल अफ्रीकन नेशंस में। इजिप्ट में ब्रेड नहीं है, लेबनान खत्म हो रहा है, इस तरह न्यूज थी और प्रेशर्स थे। इसके चलते ये डील बनी है। अदरवाइज ये डील का कोई अदरवाइज ये डील ना बनती, बिकॉज दिस वाज अबाउट फूड सिक्योरिटी। और ये फूड सिक्योरिटी की है, तो ये अभी डील है, जैसे बात हुई है, ये 4 महीने की डील है, क्लियर कट। इसमें जो लिखा है कि इट्स अ डील फॉर 4 मंथ्स, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो अव्वल बात है कि इन 4 महीनों में भी ये डील कैसे जाती है रिगार्ड्स टू फूड ग्रेन्स एंड एडिबल ऑयल्स एंड फर्टिलाइजर्स। और जैसे अभी विजय जी कह रहे थे, यस, रशिया भी खुद, और मैंने भी पहले कहा था, इस डील में केवल यूक्रेनियन ही नहीं, रशिया के भी फर्टिलाइजर्स एंड वीट एक्सपोर्ट होने अलाउड होंगे। ये इन्होंने आई थिंक गिव एंड टेक करके इस डील में रशिया ने अपने लिए कार्व आउट किया है। परंतु लॉन्ग टर्म में जो आपका बिग क्वेश्चन है कि दुनिया में जो हो रहा है, मंदी हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, गैस बढ़ रही है, यूरोप में गैस की प्राइस इस समय बढ़ रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब इस समय नेटो और अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करना कम कर रहे हैं या रशिया पे सैंक्शंस कम कर रहे हैं, बल्कि वो तो सैंक्शंस और बढ़ाते जा रहे हैं। अभी लास्ट वीक या पिछले कुछ दिनों में गोल्ड पे सैंक्शंस लगाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश।